अमिताभ जी से इस पे कमेंट लेते हैं, उसके पहले विशाल और राहुल दोनों हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ में। उनकी तस्वीर भी दिखाते हैं आपको पीछे यहाँ स्क्रीन पर बड़ी। विशाल समाजवादी पार्टी के दफ्तर में है और जिस पूरे घटनाक्रम के बाद, जिसको लोगों ने ये भी कहा कि स्क्रिप्टेड था, जानबूझ के किया गया, अखिलेश की ताजपोशी करनी थी, प्लान बी तैयार करना था, ये सारी कहानियां भी हुई, लेकिन उस सब के बाद ये तय हो गया कि अखिलेश यादव ही नेता हैं। क्या आपको लगता है कि अगर आज चुनाव हार जाते हैं तो अखिलेश यादव के लिए पार्टी के अंदर भी एक बहुत बड़ा झटका होगा, वापस आवाजें आएंगी कि या तो नेताजी को लाओ, नहीं तो फिर शिवपाल यादव के साथ आपने गलत किया, उनको मौका मिलना चाहिए था? देखिए रोहित जी, अगर ऐसी स्थिति आती है कि अखिलेश यादव सत्ता में नहीं आ पाते हैं और पार्टी के होल्ड की बात जहां तक आएगी, तो मुझे ये नहीं लगता है कि अखिलेश यादव को पार्टी में कोई चैलेंज करेगा, क्योंकि शिवपाल यादव और उनकी टीम को अधिक से अब से कुछ वक्त पहले ही किनारे किया जा चुका है समाजवादी पार्टी में, और मुलायम सिंह यादव संरक्षक की भूमिका में है। आज की तारीख में समाजवादी पार्टी पर पूरा होल्ड अखिलेश यादव का है, राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, और जो उनकी टीम है उस टीम का पूरा यकीन अखिलेश यादव पर है। तो नतीजे चाहे जो हो, पार्टी पर अधिकार अखिलेश यादव का रहेगा, लेकिन जिन लोगों पर एक्शन अखिलेश यादव ने लिया है, अब से 2 महीना 3 महीना पहले जो पारिवारिक विवाद हुआ था, जो सत्ता का संघर्ष चल रहा था समाजवादी पार्टी को लेकर, उसमें जिन लोगों को बाहर किया, चाहे वो शिवपाल यादव हो या उनके करीबी हो या दूसरे लोग हो, वो जरूर आवाज उठा सकते हैं अगर नतीजे अखिलेश के पक्ष में नहीं आते हैं। तो ये स्थिति फिलहाल देखने को मिलेगी। अगर जीत होती है तो मोदी जी को श्रेय मिलेगा, हार होती है तो जिम्मेदारी किसकी होगी? ये उन्हीं से पूछ लेते हैं जो कि यहाँ के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, विजय यादव पाठक जी, विजय जी। विजय अगर होती है तो श्रेय किसको देंगे? मोदी जी को। अगर कहीं हार गए तो भी श्रेय उन्हीं को देंगे। देखिए, हमने और हमारे कार्यकर्ताओं ने अथक परिश्रम किया है। उस अथक परिश्रम के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है, और जब पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है, स्वाभाविक है जब परीक्षा देते समय आदमी परिश्रम करता है, मेहनत करता है, तो आश्वस्त होता है। हम आश्वस्त हैं। आश्वस्त नजर नहीं आ रहे आप, क्योंकि आपके यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ दिख नहीं रही है, वो मन में संशय है ना? नहीं, कोई संशय नहीं है। इस समय पहला टारगेट है मतगणना कराना, और मतगणना स्थल पर हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय पर नहीं हो रही है। आपकी तरफ से कोई यहाँ कोई हलचल ही नहीं दिख रही, कोई दफ्तर जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे सारी आपको सूचनाएं मिलती जाएंगी, एक बात। और दूसरी बात, मतगणना स्थल पर मतगणना हो रही है, इस समय सारा ध्यान हमारा मतगणना स्थल पर है, परिणाम हमारे अनुकूल आने वाला है। ठीक है, चलिए हम यहाँ अमिताभ सिन्हा जी से यही सवाल पूछ लेते हैं जो अभी अभी उठाया परवेज साहब ने, और साथ में मंजुल का कार्टून पूरा हो गया, जरा वो भी दिखाइए यहाँ तस्वीर कि उन्होंने जो कार्टून में रंग भरे हैं वो कैसे रंग भरे हैं। ये देखिए आप कि पोलस्टर्स ज़्यादा परेशान है, मंजुल बता रहे थे, वो बैठे हुए हैं टीवी के आगे, टीवी खोल के हमें ही देख रहे हैं, हम यकीन मान के कह सकते हैं ये बात। हैशटैग सत्ता का गुलाल के साथ ट्वीट भी कर दीजिएगा। सिन्हा साहब, जीत गए तो मोदी मोदी, हार गए तो? यदि मैं तकनीकी तरीके से बोलूँ तो जब कप्तान को ताली पड़ती है तो कप्तान को गाली भी मिलती है, ये इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं इस बात को बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही मजबूती से आपको बताना चाहता हूं कि जैसे मैंने अपने शुरुआती ही वक्तव्य में कहा था आपके सामने कि इसमें कोई दुविधा नहीं है कि मोदी जी के जो नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार ने एक नज़ीर पेश किया है, एक जो उदाहरण रखा है देश के सामने नई राजनीति का, उस नई राजनीति के वजह से देश में अब जैसे मैं तो आपके इस पूरे चैनल में बड़ा ही अच्छा एक उदाहरण आपने बिहारी लाल जी का रखा है, मैं उनका असली नाम भी जानना चाहूँगा। लेकिन बिहारी लाल जी जो हैं वो उन्होंने जो कहा कि बहुत ही धीमे में और बहुत ही आराम से उन्होंने कुछ कहा। उन्होंने कहा कि विकास की बात समाजवादी भी कर रहे थे के लोग कर रहे थे, और विकास की बात भाजपा के लोग भी कर रहे थे, लेकिन वहाँ सिर्फ मेट्रो की बात हो रही थी, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आ रही थी सामने। और ये विकास की बात करने वाली जो जनता है, जो विकास की बात समझने लगी है, उन्होंने मोदी जी के इस नए राजनीति जिसको न्यू पॉलिटिक्स है, उस न्यू पॉलिटिक्स की वजह से आज की डेट में जो भी स्थितियां बनेंगी उसमें मोदी जी के इस उनके क्रियाकलाप पे मुहर लगेगी। हालांकि ये कहा जा सकता है कि ये तो विधानसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव जो है वो हमेशा से राज्यों के परफॉर्मेंस पे और उसकी लोकल इश्यूज पे होता है, लेकिन इतना तय है कि चूंकि यहाँ पर हम लोग जीत रहे हैं, और इस जीतने के कारण में जो न्यू पॉलिटिक्स जो उनका जो डॉक्ट्रिन है मोदी जी के द्वारा, वो उसकी जीत नहीं है। वे राउंड भी तो आपने बताया था, निरंजन कुछ पॉइंट रखना है की बात जो हो रही है इसको लेके मैं बात करना चाह रहा हूँ। बात ये उठ रही है कि अखिलेश यादव और
भारतीय जनता पार्टी, दोनों का प्लान एक तरह से इस चुनाव में विकास का था। थोड़ा सा पीछे जाते हैं, 2002 का चुनाव खत्म हुआ था गुजरात में। मोदी जी एक मोटे तौर पे ध्रुवीकरण के चुनाव के दौरान के थ्रू गुजर के भारतीय जनता पार्टी को पुनः 2/3 मेजॉरिटी को लेके आए थे। बहुत जल्दी वो समझ गए कि ये राजनीति जो मेरे को सत्ता में लेके आई है, ये मेरे को आगे नहीं ज़्यादा वक्त ले जाएगी, क्योंकि उसी समय एक ओपिनियन पोल हुआ था जिसमें कहा गया था लोग अपेक्षा करते हैं कि अब विकास का बात हो, जो नुकसान हुआ है गुजरात का, फ्लाइट कैपिटल जो हुआ था दंगों के दौरान, वो सब वापस हो और गुजरात का डेवलपमेंट बैक ऑन ट्रैक से है। मोदी जी का जो टेम्पलेट था कि हिंदू हृदय सम्राट टू विकास पुरुष, मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मोदी जी की स्ट्रैटेजी थी कि गुजरात में इंफ्रास्ट्रक्चर सेंट्रिक डेवलपमेंट को प्रमोट करना और एक मॉडल पेश करना। वो टेम्पलेट को भी अब अलग अलग स्टेट में अलग अलग मुख्यमंत्री उसको अडॉप्ट किए हैं। अखिलेश यादव 2014 से काम करना शुरू किए। उसके पहले जो थी उनकी सरकार नहीं थी, उनके पिताजी की और चाचा की सरकार थी। एंटी इनकम्बेंसी भी जो है वो उन्हीं पे जिस तरह से करवाए डिफ्लेक्ट कर दिए, वो एक अलग बात है। तो अब जो है यूपी में देखने को मिलता है कि आपको मिलता है कि समाजवादी पार्टी का प्लान है डेवलपमेंट प्लस जातीय समीकरण। भारतीय जनता पार्टी का जो टेम्पलेट है, जो फॉर्मूला है, वो है डेवलपमेंट प्लस हिंदुत्व, जिसके अंदर जातीय समीकरण है। तो एक तरह से ये दो कॉन्टेस्टिंग फॉर्मूला हैं। इस फॉर्मूला में कौन आगे फाइनली जाके पता चलता है, ये हमको 2-4 घंटे में पता चलेगा। राकेश जी, आप कुछ कह रहे हैं? मुझे लगता है ये चुनाव 2 मायनों में महत्वपूर्ण है। एक तो जब से मोदी जी की सरकार बनी है, मुद्दों पर विपक्ष ने बहस नहीं करके एक माहौल खराब करने की कोशिश की, एक साइकोलॉजिकल एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश की है कि ये मोदी की सरकार देश की पंथनिरपेक्षता लोकतंत्र के लिए खतरा है। और ये माहौल को बहुत ही बुरे तरीके से कसाब से लेकर मुंबई की घटना हो, गुजरात की घटना हो, ऊना की घटना हो, सब मोदी के सर पे फोड़ने की कोशिश की गई, इसलिए एक माहौल खराब किया गया। ये चुनाव करेक्टिव पॉलिटिक्स को जन्म दे रहा है। जो राजनीति में विकृतियां पिछले 7 दशक से आई हैं, उसको नरेंद्र मोदी अपनी राजनीति से करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और जोखिम उठा रहे हैं। मैं कहता जोखिम भरा हुआ ये चुनाव है, इसमें जोखिम, और जहां तक ये किसके सर पे फूटेगा, देखिए बाकी पार्टियों और बीजेपी में एक अंतर है। जब अटल बिहारी वाजपेयी नेता थे तो अटल बिहारी वाजपेयी दिखते थे, लेकिन उनके पीछे कार्यकर्ता और एक संगठन है। नरेंद्र मोदी है तो अब नरेंद्र मोदी जी दिख रहे हैं, उनके पीछे एक संगठन और कार्यकर्ता है। इसलिए यह कहना कि भारतीय जनता पार्टी में पूरी विफलता और सफलता नरेंद्र मोदी जी की होगी, नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता। लेकिन नरेंद्र मोदी की शख्सियत ने इस चुनाव में कुछ ऐसे लीक खींच दिए हैं जिस लीक पर अन्य पार्टियों को चलने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। ठीक है, हमारे एक दर्शक ने देखिए संदेश भेजा है कि आपके पैनलिस्ट लंबे लंबे जवाब दे रहे हैं, मैं बोर हो रहा हूँ। तो आप सब लोगों के लिए ये मैसेज है, मुझे लगा आप सबसे शेयर करना चाहिए, थोड़ी एनर्जी लाने की जरूरत है हम लोगों को भी, ऐसे रुझान आने लगेंगे। मैं फिर 20 सेकंड में बात अपनी खत्म करता हूँ। राकेश जी ने एक बात ये कही कि वो सारे जो विवादास्पद जो बयान है वो दूसरी तरफ से आए। राकेश जी, पिछले दिनों का अखबार उठा के देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के कितने सारे ऐसे नेता हैं जो छोटे बड़े, जो यहाँ वहाँ जिसे कहते हैं ना, जो गुरिल्ला फाइटिंग होती है, छापामारी, तरह तरह के विवादास्पद बयान देते हैं, फिर अखबार वाले, मीडिया वाले, विपक्ष वाले भी उनको ले दौड़ते हैं और फिर उनकी तरफ से भी विवादास्पद बयान आते हैं। लेकिन जब कुल मिला के देखेंगे तो शायद हर पार्टी की रणनीति होती है कि एक पक्ष कुछ बहुत गंभीर बात कहता है, एक पक्ष जो है उसको बहुत ही विवादास्पद बनाने की कोशिश करता है। भारतीय जनता पार्टी में ये 2 मुख्य धाराएं बस साथ साथ चलती हैं, एक बेतहा सांप्रदायिक बात कहता है और दूसरी जो है वो विकास की बात कहता है। अब ये चुन लेते हैं जब हमें मौका आता है उसमें से कि किसने किसकी बात को सुना और किसने किसकी बात को अच्छा समझा। असल में क्या है कि विमर्श का स्तर तो गिरा है, मैं मानता हूं पूरी भारतीय राजनीति में विमर्श की संस्कृति में एक लगातार गिरावट आई है, उसको उठाने की जरूरत है। 50-60 के दशक की जो विमर्श थी वो 90-2000 की विमर्श नहीं है, ये तो मैं मानता हूं। लेकिन छोटी छोटी बातों को, जिसको कहते हैं मैग्नीफाई कर देना, जिन बातों को आप इग्नोर कर सकते थे उसको मीडिया का भी एक वर्ग है और राजनीति का एक वर्ग है, दोनों में एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। मैं इंतजार कर रहा था जो एंटी बीजेपीजम की ओर, और तभी ये कहा भी गया ना राकेश जी, ये भी तो कहा गया कि मैं इंतजार कर रहा था इस बात का कि कोई पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से कहे कि ये लोग माइक लेके खड़े हो जाते हैं, बार बार सवाल पूछते हैं, तो आदमी क्या करेगा, कुछ तो बोलेगा ही, और जैसे कुछ बोलता है तो फिर ये कहते हैं देखिए हाय। मैं इसमें एक छोटा सा पॉइंट कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। एक बार जो है मोदी जी ने कहा था कि नो पब्लिसिटी इज बैड पब्लिसिटी, गुड और बैड इट्स स्टिल पब्लिसिटी।
तो केंद्र में रहना चाहिए ऑफ द एंटायर, पूरा जो डिस्कोर्स है, पूरा डिबेट है, उसके केंद्र बिंदु रहते हैं मोदी जी। एक बार जगदम्बिका पाल आ गया, रविंद्र के पास है, उनसे पूछ लेते हैं जरा क्या कह रहे हैं। रविंद्र, क्या कह रहे हैं जगदम्बिका पाल? रोहित, जब यहाँ पर कोई नेता बीजेपी दफ्तर नहीं आया, कार्यकर्ताओं की बात ही दूर है, जगदम्बिका पाल यहाँ पर आए हैं, बहुत हिम्मत की बात है। रुझान आने से पहले, नतीजा आने से पहले आप बीजेपी दफ्तर में आए हैं बात करने के लिए, कि आप लग रहा है कि आप कॉन्फिडेंट हैं जीतने की? पूरा देश कॉन्फिडेंट है। जिस तरीके से एग्जिट पोल के रुझान आए हैं वो हमारे रुझान नहीं थे। एग्जिट पोल जो एजेंसीज हैं, चैनल्स हैं, वो दिखा रहे हैं कि 5 राज्यों में तो 4 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। तो आज ये संदेश तो जनता और कार्यकर्ताओं में गया, और मुझे लगता है जो एग्जिट पोल की संभावनाएं, जब रिजल्ट 8 बजे से शुरू होगा तो आप कुछ देर बाद देखिएगा कि शायद उससे भी बेहतर परिणाम आएंगे भाजपा के पक्ष में। पाल साहब, आपने भी कैंपेन किया था, नरेंद्र मोदी चेहरा थे, कैंपेन भी किए, माइक्रो मैनेजमेंट कहा जा रहा है कि अमित शाह खुद वहाँ पर करते रहे। आपको क्या लग रहा है, कौन ऐसा मुद्दा रहा खास जो आपके पक्ष में आने की संभावना देख रहे हैं? खास एक मुद्दा जो जनता के बीच गया, घर कर गया। उत्तर प्रदेश में तो केवल मुद्दा थे नरेंद्र मोदी जी। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी को वहाँ की जनता देख रही थी, और कहीं ना कहीं सपा और बसपा से लोग छुटकारा चाहते थे, और इस बार मन बना चुके थे। जो मतदाता कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देता था, चाहे वो दलित हो, चाहे अति पिछड़ा हो, उन लोगों ने सर्वाधिक मत दिया है। और इसीलिए ये आज अभी साफ हो जाएगा। अब तो कुछ मिनटों की बात है कि जो कुछ लोग कह रहे थे हंग असेंबली आ रही है उत्तर प्रदेश में, या त्रिशंकु आ रही है, या सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी होगी, प्रचंड बहुमत के साथ आएगी। अभी आप 11 बजे तक देखेंगे। पाल साहब, एक सवाल जरूर आता है कि कालाहांडी उड़ीसा में हो या फिर महाराष्ट्र में, जो लोकल इलेक्शन हुए, कहीं ना कहीं नोटबंदी का असर रहा उसमें। लग रहा है कि नोटबंदी एक बहुत बड़ा वजह रहा उत्तर प्रदेश में भी। नहीं, देखिए, नोटबंदी सकारात्मक गया। अगर नोटबंदी को मुद्दा बनाने की कोशिश जिस तरह से राहुल गांधी ने किया, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने किया, और उसको कहीं ना कहीं जनता को ये एहसास हुआ कि ये गरीबों के हित में है और इसका लाभ होगा। ठीक है, मोदी जी ने जो कदम उठाए थे और इसका परिणाम क्यों नहीं उत्तर प्रदेश? अब उन्होंने हिम्मत की है तो थोड़ा उनको मौका दे दीजिए, थोड़ी देर, अगर अखिलेश थोड़ा टीवी देख लें, थोड़ा नतीजा आ जाए, रुझान आ जाए, उसके बाद फिर उनसे और सवाल पूछ लेंगे। अब आए तो जाएंगे तो नहीं, कम से कम उम्मीद करते हैं दफ्तर में बैठ के टीवी देखेंगे। उनसे कहिएगा जी न्यूज़ देखें, हैशटैग है सत्ता का गुलाल।